तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीजीएल टॉक्स में, जहां हम हर बार नए नए गेस्ट से बातें करते हैं। और हाईली डिमांड पे आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि चाय बस्टर और नील सिवाल को बुलाइए, तो आज हमारे साथ पेश है नील सिवाल। तो नील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको नील कहूँ, चाय बस्टर के नाम से बोलूँ या हंटर कहूँ? बहुत सारे नाम से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि नायलॉन की रस्सी बाल बराबर और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप मुझे द हंटर कहें, चाय बस्टर कहें, या फिर आप मुझे नील कहें, तो क्या है कि किसी भी नाम से मुझे पुकारिए तो मैं आपके दिल में हूँ, दर्शकों के दिल में हूँ। और अगर इसके ऊपर ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे हाँ जी, तो दिमाग खराब होगा। तो हमें दिमाग नहीं खराब करना, हमें दिल को दुरुस्त रखना है और शुरुआत करना है आज का ये पॉडकास्ट। तो देखिए, अभी तक तो आपने अगुवाई की है पूरे टीजीएल टॉक्स की, और दर्शकों का बेशुमार प्यार इसको मिल रहा है। और कमेंट्स वगैरह जिस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं, साबरी ब्रदर्स आए, जस्सी कपूर आए, पारस शर्मा आए, और न जाने कितने ही यहाँ पर आर्टिस्ट आके जा चुके, मतलब उनके सामने काफी प्यार मिला है। मतलब लोग कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। अब तक का जो पॉडकास्ट जा चुका है, मतलब इतने लोग, और भी लोग हैं, रिचा आई, अभी बहुत सारी चीजें हुई, बिल्कुल। और अभी कविता ने किया, उसके बाद योगी भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ लाइनअप बहुत सारा है और लोग देखे जा रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं। बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे खुशी है कि मतलब ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला और इतने सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, उन्हें जानने का, और उनसे मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, तो उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला। तो वाकई में दिल से सारे जितने भी, क्योंकि इवन आई एम अ पार्ट ऑफ टीजीएल, तो उस लिहाज से मैं सभी जितने भी हमारे अभी तक अतिथि आए हैं, तो मैं लखन भाई की तरफ से, मेरी तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आगे आप बढ़ाइए, क्योंकि अगर मैं अपने लिहाज से करूंगा तो मुझे आपका पॉडकास्ट करना पहले तो मैं ये साइड में रख देता हूँ टीजीएल के अपने क्यू कार्ड्स, हम ऐसे ही बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि इतना प्यार आपको मिल चुका है, इतनी चीजें लोग डिमांड कर रहे हैं कि नील सिवाल को बुलाइए, नील सिवाल को बुलाइए, बहुत सारे कमेंट्स आए और गेस्ट ने भी कई ने बोला है। तो नील सिवाल मतलब बॉलीवुड का जाना माना नाम, लोग हाईली अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, आपके म्यूजिक वीडियोस को, आपके वेब सीरीज को। हाल ही में आपकी एक वेब सीरीज आने वाली है। जी, उस वेब सीरीज़ का जो निर्माण कई दिनों से, मतलब निर्माण हो चुका है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, आप इवन यू आर अ फिल्म मेकर, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो इवन आई एम एसोसिएटेड विद दैट वेब सीरीज़, क्योंकि वो वेब सीरीज़ कहानी जो है उसकी मैंने ही लिखी है, और ये इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना से। अच्छा। कि कोरोना में हमारी जो काफ़ी सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे रिवील होगी इस पॉडकास्ट के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले एक शॉर्ट वीडियो, एक ऐप आया था बीच में, कोरोना से ठीक पहले, मतलब आ तो गया था काफ़ी पहले ही, लेकिन कोरोना के ठीक पहले वो लोगों ने बहुत उसके मल्टी करोड़ डाउनलोड हुए थे उसके। और कोरोना के वक्त लोगों के पास करने का कुछ था नहीं सिवाय मोबाइल के देखने, OTTs, और वो उसी वक्त उन्होंने एक हाइप क्रिएट की। तो उसी आंधी में, उसी बयार में, एक जो वो बहकर वो जो ऐप के लिए लोगों का प्यार था वो बेशुमार हुआ और लोग रातों रात स्टार बन गए। तो उस ऐप का मुझे भी ये फायदा मिला था कि मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोज ऐसे मस्ती में, मेरी भांजी है छोटी, तो वो कोलकाता आई हुई थी, उसने डाउनलोड करवाया, उसने बोला मामा चलो वीडियो बनाते। मैंने बोला नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये सब ये करने का, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ था, न्यूज़ चैनल के साथ था। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जानते भी इस बारे में। बट नहीं, ये एक बार थोड़ा सा और टीजीएल की ऑडियंस के लिए आप बताइए कि न्यूज़ चैनल का जो आपका जर्नी था वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये जर्नी जंप ऑफ करते करते हम कहानीबाज से वो वहाँ वेब सीरीज से शॉर्ट वीडियो से, और मतलब बैक टू द वेब सीरीज पे हम आ जाएंगे वापस। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। वो वेब सीरीज का नाम बता दीजिए पहले जो लोगों को। वेब सीरीज का नाम कहानीबाज द स्टोरी टेलर है। और बहुत ही जल्द लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, और शीघ्र यथासंभव कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द हो इसे प्रकाशित और पब्लिश किया जाए, और किसी OTT पर। अभी OTT वाली जो क्राइटेरिया अभी चल रही है, आप स्टैकिंग के वो चीजें सुन रहे होंगे। बड़े बड़े, मैं किसी भी OTT का नाम नहीं लेना चाहूंगा, छोटे OTTs को वो टेक ओवर कर रहे हैं, उनकी स्टैक्स ले रहे हैं, तो उसके वजह से ये सारी क्राइटेरिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो हैं उनका, हमारा जो फैमिली बिजनेस है, पापा 3 भाई हैं, और कपड़े का हमारा पुश्तैनी कारोबार है।
तो उसमें कभी भी मेरा मन नहीं लगता। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, हाँ। तो शुरुआत से ही ये क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन और मॉडलिंग और ये गाना बजाना, एंकरिंग करना, तो एक पखवाड़ा बीच में ऐसा भी आया था कि घर वालों से कभी, मैं नहीं बोलूँगा मुझे सपोर्ट मिला या ऐसा कुछ भी, घर वालों से कभी सपोर्ट नहीं था। मेरी मम्मी थी, वो मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन पापा की तरफ से कभी सपोर्ट नहीं मिला था उस वक्त शुरुआती दौर में। और फिर उसके बाद पापा ने भी मुझे कह दिया था कि भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरे से कोई भी तरह की उम्मीद मत लेना। तो बहुत छोटी एज में ही मैंने पापा से पैसे वैसे लेने बंद कर दिए थे, और इवेंट्स वगैरह एंकरिंग वैंकरिंग करके मैं अपना खर्चा वगैरह चला लेता था। और वहीं कहीं एक बार कोई न्यूज़ चैनल के कोई एक क्या कहते हैं, डायरेक्टर आए हुए थे, ओनर थे वो इनफैक्ट न्यूज़ चैनल के, मैं नाम बताना नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा भी एक रीजनल चैनल है। उन्होंने नाम नहीं बताया था, हालांकि हम जानते थे उस समय बहुत ज़्यादा फेमस, वो एक रीजनल, एक ग्राउंड चैनल जिसे कहते हैं। तो कोलकाता, बिहार और झारखंड, ये 3 राज्यों में उसकी, बंगाल, बिहार, झारखंड में उसकी बहुत भयानक पकड़ थी। तो मैं ऑडिशन देने के लिए पहुंचा, तो मुझे लगा था कि भाई मुझे ऑफर मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन 250 लड़के लड़की पहुंचे हुए ऑडिशन देने के लिए, मेरे ही जैसे। तो वहां मैंने भगवान का नाम लेके ऑडिशन दिया, और संजोग की बात ये थी कि उसमें मात्र 250 लोगों में मेरा अकेले का सिलेक्शन। क्या बात है। और वहीं से ये जर्नी शुरू हुई न्यूज़ चैनल के अंदर। फिर मैं हाउस का नंबर 1 एंकर बना न्यूज़, मेरे बहुत सारे गेम शोज आते थे, बहुत सारे फिल्मी शोज आते थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर इवेंट्स का मैंने खुद की कंपनी फॉर्म की, इवेंट्स वगैरह में जुड़े और जुड़े, तो वेडिंग, कॉरपोरेट, हर तरह के इवेंट्स करते थे। ऐसे करके ज़िंदगी आगे चल रही थी। लेकिन बीच में लाइफ में एक ऐसा क्या कहते हैं, जैसे हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया जिसे वर्स्टेस्ट फेज अगर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और 4 साल तक मैं पूरे स्क्रीन सबसे मैं गायब दूर हो गए। वो समय सभी के लिए मतलब वो था। हाँ। कि सब, मैं नहीं, ये मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कोरोना से पहले की की बात कर रहा हूँ कि वो लाइफ का सबसे, कोरोना का तो जो फेज था, हाँ जी, वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। क्या बात। हालांकि जहां कोरोना ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें, बहुत अचीवमेंट्स दिए, वहीं कोरोना ने उससे ज्यादा कहीं मुझसे ले भी लिया। वो मैं आते हैं धीरे धीरे उस हाँ, मतलब मैं वही डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वहां से हमने शुरुआत की, और 4 साल तक स्क्रीन से गायब रहने के बाद फिर कोलकाता में मैंने अपने इवेंट्स में वापस कम बैक किया। फिर वही मेरी भांजी आई, उसने वो जो शॉर्ट वीडियो ऐप था उसने डाउनलोड करवाया, हमने वीडियो बनाए, और ठीक है, भांजी का मन रखने के लिए मैंने वो वीडियो बनाए। और परेश रावल का फिर हेरा फेरी, तब्बू और परेश रावल, कितना पढ़े हैं आप? हाँ जी। तो मेरा बाप मुझे सुबह छोड़ कर आया, मैं दोपहर तक पढ़ा हूँ, ये वो इस तरह के फनी वीडियोस। तो वो मैंने वीडियो बनाया और उस पर 10-12 लाइक आ गए। तो मुझे लगा कि यार अब लाइक, और वो वहां से शुरू हुआ जमाना। 10-12 लाइक, मतलब 10-12 लोगों को ये चीज पसंद आई है। मैं कहाँ हेजिटेट फील कर रहा था। अगले दिन हमने दूसरा वीडियो डाला, उस पर 20-25 लाइक आ गए। अब क्या है, वीडियो का बनाने का सिलसिला चल पड़ा। अब एक दिन सड़क पर से मैं जा रहा था, तो मैंने सड़क पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हाँ जी, तो उनके साथ बात करते हुए मैंने कि कल मेरा बर्थडे है, तुम आ जाना, चिकन की पार्टी होगी। हालांकि यहाँ प्योर वीगन। और वो कुत्तों के साथ, वो कुत्ते मुझे देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका। वो वीडियो जरा सा वायरल चला गया। तकरीबन एक रात में 35,000 लोगों ने लाइक्स ठोक दिए उसके ऊपर। अच्छा। तो मुझे लगा तो यार ये तो मतलब वो पहला वीडियो था जो वायरल हुआ। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि, और लोगों के कमेंट आए हुए थे, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे इंसान है आप जानवरों के साथ भी इंसानों जैसा बर्ताव करते थे। इट वॉज एक्सीडेंटल, मतलब हो गया था वो, बस एक वो उसमें मस्ती मजाक में इस तरह के वीडियोस मैं शुरुआत से बनाता था। आज भी आप देखोगे, आप मेरे साथ रहते हो कई बार, तो मैं चलते चलते वीडियोस बनाने लगता हूं। काफी शौक है मतलब आपको इस चीज का कि वीडियो मेकिंग, फोटोज, क्लिप्स वगैरह, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स भी नहीं, मतलब वो एक आपका कोई जो भी विजन है वो कैप्चर सिनेमा की तरह, मतलब एक दिखता है कि लोग देख सके वो चीज, दिखा सके। आपका व्लॉग चैनल चाय बस्टर भी है, बहुत फेमस चैनल है, बहुत सारी चीजें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। चाय बस्टर जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, टीजीएल स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो अब ये जो है बैक टू वायरल, हाँ वही वायरल वीडियो हुआ। तो ये वीडियो लोगों को पसंद आया और लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा बड़ा दिल है आपका, ये है वो है। मैंने कहा कि भाई ये तो इमोशनली मैंने लोगों को टच कर लिया। दूसरे दिन मैंने अच्छा और वीडियो एक पोस्ट किया, उस पर 16-17 हज़ार लाइक्स आए। और फिर पता नहीं क्या हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किक फिल्म का नवाज भाई का एक डायलॉग है, क्या हुआ डर गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है,
पता चलता उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है, और जिसे ज़िंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मज़ा भी उसी को आता है करके वो हंसते हैं, और ये इस तरह से वो डायलॉग है। तो ये वीडियो मैंने मस्ती में बनाया था घर में, मेरे भाई आदित्य ने शूट किया था, और आदित्य के चाचा को मैंने डॉक्टर बना दिया था, और जैसे उस तरह से वो गेट बंद होता है उसमें उसका अक्स नजर आता है। तो आदित्य के चाचा, और आदित्य को मैं आई एम रियली थैंकफुल टू आदित्य एंड आदित्य के चाचा जिन्होंने बतौर पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे इसका काम किया। वो वीडियो जब हमने शूट किया और उसको पोस्ट कर दिया, ऐसे ही कुछ कलर वलर उतना उस जमाने में कौन चल रहा था, फिल्टर्स जो भी थे बिना लगाया, मैंने नॉर्मली पोस्ट कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर है वो वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। तो वो मैंने पोस्ट किया, और उसको एक रात के अंदर तकरीबन 17-18 लाख लोगों ने लाइक ठोक दिए। अब सुबह मैंने उठ कर देखा, मैंने देखा मेरी ही प्रोफाइल है, मेरी है ना, पता नहीं कुछ मैं सपना देख रहा हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये लोगों को क्यों पसंद आया। ये 17-18 लाख मतलब क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा मास है ये, बहुत बड़ा, बहुत मतलब बड़ा। जहाँ वीडियो की स्टार्टिंग होती है और लोगों के लिए जो स्टार्ट करते हैं वो 17-18 लाख इज लाइक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ, और ये मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ, मैं दिन भर तो इस भ्रांति में ही था, एक सस्पिशियस माइंडसेट होके रखा होता, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन शाम को मेरे पास जो है एक बंदे का मैसेज आता है इनबॉक्स में कि वी वांट टू डू आवर ड्रीम प्रोजेक्ट विथ यू, कैन वी हैव योर नंबर फॉर फर्दर डिस्कशन एंड ये ऑल। और वो बंदा कोई और नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं जितेंद्र सिंह तंवर, और म्यूजिक फितूर लंदन बेस्ड, मुंबई बेस्ड लंदन की एक रिकॉर्ड लेबल कंपनी है। तो उसकी जो ओनर है उर्मिला वरु, गुजराती लेडी हैं वो, एंड शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है वो। हाँ जी। वो खुद एक कंपोजर है, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाती है। म्यूजिक फितूर उनके चैनल के ऊपर बहुत सारे गाने उन्होंने खुद ने गाए हैं। तो उन्होंने डिस्कशन किया था कि हमारे जो ये म्यूजिक वीडियो जो हम बनाने वाले हैं उसका नाम था क्यों हो गई जुदा। तो उसके लिए एक थोड़ा चॉकलेटी बॉय नहीं, एक थोड़ा माचो मैन टाइप का लुक चाहिए। तो दे गॉन थ्रू विथ माई प्रोफाइल, और बहुत सारे लाइक्स आए हुए थे। तो समझ लीजिए कि वो जो लाइक लोगों ने ठोक दिए, वो वीडियो उन तक पहुंचा, मुंबई पहुंचा, और उन्होंने डिस्कशन किया। मेरे पास मैसेज आया, और मैंने देखा कि भाई ये मुंबई से मैसेज आया हुआ है, तो इट्स रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आई हैव ग्रैब्ड इट। तो क्यों हो गई जुदा काफी अमेजिंग सॉन्ग है, मतलब मैंने खुद ने देखा है, और शायद अनुराग भाई की आवाज है उसमें। जी बिल्कुल, उर्मिला जी ने उसे कंपोज किया है, और जेएसटी जितेंद्र सिंह तंवर जिनकी बात मैं कर रहा था, जिन्होंने मैसेज किए थे, और तो उन्होंने इस गाने का डायरेक्शन किया। हालांकि उन्होंने ही बहुत सारे गाने अभी हैं, बी फॉर यू पर है, म्यूजिक फितूर पर है, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड लेवल्स पर। मुझे तो अभी रिकॉर्ड लेवल के नामों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं और भी देंगे। किस चीज की लिंक डालेंगे हम डिस्क्रिप्शन में? मतलब 1.5-2 दर्जन तो सिर्फ लिंक्स रहेंगे नीचे। हाईली डिमांड के बाद आप इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब यहाँ पर आए, आज नया सेट लगाए, लोग देख रहे हैं आपको, और नए सेट पे आप पहले गेस्ट हैं, मतलब तो वो बनता है कि थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को और अच्छा बनाया जाए। नहीं बिल्कुल, कोशिश यही है हमारी, और अच्छा ही बनेगा। और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की बात हो रही है, तो मैं एक चीज, सबसे पहली जो लिंक डलेगी वो रहेगी काश 2 की, जिसे अनुराग ने ही गाया है, और जीतू भाई यानी जितेंद्र सिंह तंवर ने उस गाने का डायरेक्शन दिया है। और इस गाने को आप अब देख सकते हैं, क्योंकि ये गाना रिसेंटली ही रिलीज हुआ है। तो जाएं इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद आप देखोगे कि काश 2 की लिंक भी हमने डाली हुई है। तो जाए उस गाने को अपना बेशुमार प्यार दें। अजय देवगन की कंपनी पैनोरामा म्यूजिक पर है ये गाना अवेलेबल। तो दिखाएं अपना प्यार, इस पर दबा कर आप जो हैं शेयर करें इसे, मैं हमेशा बोलता हूं जो कि, और लाइक करें, कमेंट करें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और मजा आएगा आपको इस गाने को। इसकी भी शूटिंग जयपुर में ही हुई है, और 3-4 डिग्री में इसकी शूटिंग हुई है। जीतू भाई ने मुझे एक पतली शर्ट पहना के पानी के अंदर नौका के ऊपर लेटा के, और वो भाप जिसे कुहासा कहते हैं, फॉग के अंदर, उस कोहरे में रात भर हमने शूटिंग की है इस गाने की। तो बहुत मेहनत लगी है इस गाने को बनाने में। तो आप जाएं, और एक चीज और बोलूंगा कि इस पर रील्स भी बनाएं, इस सॉन्ग पर यूज करके, इस गाने की सॉन्ग पे हमारी प्रोफाइल किसी पे, मेरी या अनुराग की या जीतू भाई की प्रोफाइल पे जाके आप वो साउंड जो है यूज करके आप उस गाने के अंदर रील बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिससे कि और जिसकी रील्स पर ज्यादा व्यूज होंगे, ये भी हम एक कंपटीशन चला रहे जेएसटी फिल्म्स की तरफ से,
कि जिसके व्यूज और लाइक्स वगैरह जो ज़्यादा होंगे, तो हम अगले 48 घंटे बाद डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन 3 टॉप विनर हैं जिनको प्राइज दिए जाएंगे, और बहुत सारे सरप्राइजेस कमिंग बैक टू द लाइक जहां से हम भटक गए थे। बहुत बढ़िया। कास्ट 2 सॉन्ग आ रहा है गाइस, आ चुका है, मतलब बिल्कुल रिलीज हो चुका है, और टीजीएल ऑडियंस तो आपको बहुत प्यार करती ही है और करती रहेगी। तो मैं ये पूछ रहा था, वो अपनी जर्नी जो आप बता रहे बिल्कुल थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्यों होगी जुदा मैंने किया, उसके बाद जीतू भाई के साथ बहुत सारा काम हुआ। फिर ये क्यों होगी जुदा गाना करने के बाद मुझे तमिल, तेलुगु, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी हर तरह के ऑफर मिले गाने के। और उसके बाद मैं जयपुर, जिससे खासा लगाव हमेशा रहा है गुलाबी नगरी से, और क्या नाराजगी रही है वो आपको पता है, हम लोग बात करेंगे उस बारे में। गुलाबी नगरी से जिस चीज़ के बारे में हमें अच्छी खासी नाराजगी रहती है, जो वी आर फिल्म मेकर, तो जो प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इतने सारे ऑफर्स मिले। फिर मैं यहाँ आने के बाद यहाँ के जो सिंगर्स हैं, यहाँ रैपर्स हैं, उनके कुछ ऑफर्स मिले, उनके साथ मैंने काम किया, एंड इट वाज फैंटाबुलस एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। फिर उसके बाद जो है कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद मैं कोलकाता से हमारे कोई रिलेटिव एक्सपायर कर गए थे, तो उनके लिए मैं जयपुर आया था। जयपुर से मैं यहाँ से कहीं आसपास के ही कोई गांव में गया था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से वो गांव का नाम अभी, लेकिन वापस मैं लौट कर आया। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन 20 मार्च था, और शशांक का बर्थडे मैंने यहाँ, मेरे भांजे का, बड़े भांजे का शशांक का बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया। एंड सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है मेरी, 2 मेरी बहनें, एक जयपुर रहती है, एक देहरादून रहती है, तो देहरादून वाली सिस्टर के पास मैं चला गया। वहां पे उनके नए घर की शुरुआत होने वाली थी, मतलब उनका गृह प्रवेश था, और वो उसके लिए जब मैं वहां देहरादून पहुंचा, तो देहरादून पहुंचने के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया, और मैं देहरादून में ही लॉक होकर रह गया। तो पूरा लॉकडाउन देहरादून में रहा? पूरा लॉकडाउन 2.5 महीने मैंने देहरादून में बिताए, और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जहां लोग घर में कैद थे और उनके पास बहुत मनोरंजन के तौर पर या विजुअल ब्रेक्स जो हम बोलते हैं अपनी फिल्मी भाषा में, उनके पास देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी के चेहरे, वही बिल्डिंगें, वही सड़कें, सुनसान सड़कें, तंग गलियां सुनसान, और वो घर में बैठे हुए हैं, बाहर पुलिस का पहरा। लेकिन हमने जो देहरादून में जो लॉकडाउन बिताया था, हमने हालांकि सारे जो जितनी भी गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया, आइसोलेटेड घर में थे हम, और डर हमारे भी मन में था, लेकिन एक थोड़ी सी छूट थी हमें, बाहर गलियों में घूमना, क्रिकेट खेलना, पुलिस आए तो उसे देखकर भागकर हमने बहुत सारे इस पर रील्स वगैरह भी बनाई थी, शॉर्ट वीडियोस वगैरह, बहुत फनी, और उसी वक्त बहुत सारी चीज़ें उठकर ऊपर आई थी। तो उस दरमियान मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई और उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भेजा, उनमें कुछ को प्राइजेस भी मिले, बहुत तरह की चीज़ें हुई। तो और जो नित्य नए डिशेस बना बना के, डलगोना कॉफी, मिसल पाव, अलग अलग रेसिपीज चल रही थी उस समय, इडली, डोसा, सांबर, बड़ा पता नहीं क्या क्या चीज हमने फैमिली ग्रुप्स में काफी शेयर हो रहा था कि आज हमने ये बनाया, आज वो ये बनाया। हाँ, और जिन लोगों के पास थोड़ी मतलब चीजें कम थी, सुविधाएं कम थी, पैसों के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे थे जहां पुलिस का पहरा ज्यादा है, तो उनका बैठे बैठे खून जलता था। लेकिन कहीं पर लोगों ने जलाया है तो कहीं लोगों ने जलवाया भी है। तो मोटा मोटी लॉकडाउन एक जबरदस्त एक उसने यादें दी। लेकिन जो दुखद सबसे ये रहा कि जब मैं कोलकाता लौट कर आया जून में, मैं मार्च की 20 तारीख को, 21 तारीख को मैं देहरादून पहुंचा था, और जून में वापस कोलकाता पहुंचा, जून फर्स्ट वीक में। और आने के बाद फिर मैं, मतलब क्या कहते हैं, मैं अपने मौसा मौसी जी के साथ ही मैं मतलब काफ़ी सालों से मैं रह रहा हूँ, मम्मी के एक्सपायर हो जाने के बाद, और बाकी सारी चीज़ों से भी कनेक्टेड हूँ, सब लोगों से कनेक्टेड हूँ। लेकिन मासी मेरी माँ की तरह ही थी, और मेरी माँ ही थी, ये कहूँ तो ज़्यादा वो रहेगा। और क्या कहते हैं, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नहीं, वो स्टोरी हमें पता है, वो मैं भी नहीं चाहूँगा कि अभी आप डिस्कस करें, क्योंकि वो चीज़ें आपकी बहुत पर्सनल है, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो दर्शक है, जो चाय बस्टर के जो वो जानते हैं, और जो नील को पर्सनल लेवल पे जानते हैं, दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी साइड ऑफ नील सिवाल। तो फिर भी तो लाइक मासी के साथ जो आत्मीयता वाला कनेक्शन था, तो हम सभी को कोरोना ने घेरा।
हम सभी घर में कोरोना में ग्रसित हो गए, कोरोना से घर में आए, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, सब कोरोना पॉजिटिव थे। और उसी वक्त जो है मौसा जी को किडनी की प्रॉब्लम थी, उन पर कोरोना ज़्यादा हावी हुआ, और जिस मासी को कुछ नहीं था उसे हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक के बाद हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन एक इंसान कितना लड़ सकता है। अक्टूबर 2020 में मौसा जी चले गए, और फिर उसके बाद अप्रैल 2021 में मेरी मासी इस दुनिया से चली गई। तो वो एक बहुत मतलब हमारे लिए बहुत भारी समय था, जिसको मतलब आज भी याद करके अंदर तक हमारी रूह आत्मा जो है वो, क्योंकि आप बहुत क्लोज थे, मतलब वो तो मैं समझ सकता हूं। क्लोज भी बहुत छोटा शब्द हो जाएगा मासी के साथ, मतलब जो मेरी माँ थी मेरे लिए वही मासी थी। मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता 99 100, अच्छा 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 8, या ये ऐसे नंबरिंग नहीं की जा सकती। तो वो एक दौर ऐसा था। तो खैर उस दौर को भी हमने बिताया, फिर भी हमें वापस से लड़ाई लड़नी थी। छोटे छोटे भाई बहन है मेरे, मतलब मासी के बच्चे जो भी, अदिति और आदित्य और उनके चाचा, तो वापस से जिंदगी को हमने पटरी पर हम लेकर आए, और फिर से वापस लाइफ है, जीना पड़ता ही है इंसान को, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है इन सब चीज़ों को करते हुए। लेकिन एक चीज़ का एहसास जो है कि जहां मल्टीवर्स, पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, जो इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो इस दरमियान ही कोरोना में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और बहुत सारी चीज़ों से हम रूबरू हुए, बहुत सारी चीज़ों को जाना, और पता चला कि भाई जिनके साथ हमारा मतलब जो शारीरिक तौर पर जिनसे हमारे कनेक्शन टूट जाते हैं, लेकिन आत्मीयता के तौर पर या अंदर वो जो आंतरिक जो कनेक्शन होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं, वो ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो हमें हर वक्त अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। मेरी मम्मी, ये जो चीजें आपने कही, नहीं प्लीज कंटिन्यू एक बार। नहीं, मैं बोल रहा था जैसे मम्मी बाबा भोलेनाथ की भक्त थी, और कोलकाता में भूतनाथ का मंदिर है, वो सावन में जाती थी, और श्रावण मास में ही बाबा भूतनाथ ने मम्मी को अपने पास बुला लिया। वो स्टोरी मैंने सुनी है, मतलब मैं चाहूंगा आप लोगों को अगर बता सके, अगर थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा। और मतलब मैं खुद भी भगवान के अंदर एक जो बचपन से हमने देखा, सुबह सुबह पापा रामायण सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मम्मी पाठ कर रही है, हम सुबह उठते थे, देख आंखें खुलते ही घर में एक माहौल पूजा पाठ वाला, क्योंकि हम एक हिंदू सनातनी फैमिली से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक धर्म एक रूटीन होती है, लोगों ने हालांकि इसके अलग अलग मतलब निकाल रखे हैं। एक रूटीन वर्क है, मतलब जो करना ही चाहिए, मतलब। बिल्कुल, एक वो इस रूटीन को अगर एक अनुशासन है जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो लाइफ में आप बहुत सारी चीजें पा लेते हो। लेकिन कई जगह पर लोग इसको अलग एंगल देने लगते हैं, जैसे मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, नहीं वो उनके तो वो मजहब में ये होता, हमारे धर्म में वो होता है। तो एक चीज है, इस पर कभी हम और कभी बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ कि एक रूटीन अगर लाइफ के, आपकी जिंदगी में अगर एक रूटीन नहीं है तो आपकी जिंदगी दिशाहीन है, आप अपनी चाह कर भी अपनी मंजिल को कभी पा नहीं पाओगे। तो खैर, तो हम सुबह उठते थे, पूजा पाठ का माहौल रहता था, और उसी पूजा पाठ के माहौल में हमारी आंखें खुलती थी, तो बहुत सारी चीजें आई। भगवान के प्रति आस्था हमारी थी, आस्था, विश्वास नहीं था, मतलब बच्चा बुद्धि थी, बचपना था। लेकिन ये विश्वास जब प्रगाढ़ हुआ तो भगवान ने खुद ने ही इसकी, वो कहते हैं ना कि भगवान खुद दृष्टि दे देता है। हाँ जी। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, अथीस्ट हैं, आस्तिक हैं, जो नहीं जानते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि पूजा करो, ये होगा वो होगा। मैं कभी किसी को, कोई भी धर्म का हो, मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारी जिंदगी में एक रूटीन रहनी चाहिए, वो धर्म के नाम पर हो या एक डेली मॉडस ऑपरेंडी के नाम पर हो, रहना चाहिए। देयर शुड बी अ रूटीन इन योर लाइफ, डेली लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड बेसिकली होना चाहिए कि भाई हाँ, आपने जब लेने की शक्ति है तो धन्यवाद देने की भी शक्ति होनी चाहिए, वो ज्ञापन बनता है इंसानी तौर पर। बाकी तो फिर इंसान और जानवर के अंदर कोई अंतर नहीं रहता है। आप खा लेते हो, खाने के बाद किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते हो, तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा जानवर कोई नहीं है। तो खैर, तो हम देखते थे मम्मी बाबा भूतनाथ की पूजा करती थी। 16 सोमवार के व्रत मैंने किए हुए, मम्मी के देखा देखी मैं करता था, और बहुत सारे व्रत, पूजा अनुष्ठान, एकादशी और शिवरात्रि, जन्माष्टमी, मंगलवार के व्रत, बाबा बजरंगबली की पूजा, घर में जोत लेना, तो वो एक आस्था थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस वक्त हम रूबरू नहीं हुए हैं इन सब चीज़ों से। भगवान में आस्था थी, विश्वास था, ठीक चल रही है चीज़ें, हम भी पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उतनी पूजा पाठ और वो मन से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन मम्मी के कहने पर हम करते थे, माँ का आदेश यानी पत्थर की लकीर, दैट्स इट। उसके बाहर, उसके बियॉन्ड अगर गए तो लक्ष्मण रेखा। एक बार को तो रावण हो सकता है सीता जी का हरण न करे,
लेकिन हम ऐसा मानते थे कि अगर हमने अपनी माँ की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया तो फिर रावण नहीं यमराज आएगा हमें लेने के लिए। ये खौफ था हमारे, ये विश्वास भी माँ के प्रति होना चाहिए, ये मतलब ममता थी उसकी। ममता होती। और हमें एक वो डर, वो खौफ नहीं था, वो भरोसा था कि मम्मी ने मना किया, मासी ने मना किया है तो ये नहीं करना है, क्यों अनिष्ट हो जाएगा। और हम इस चीज को सोचकर रुक जाते थे और वाकई में होता भी था। इसके लिए हम इसके बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, पॉडकास्ट बहुत लंबा होगा। नहीं नहीं, वो कंटिन्यू कीजिए वो जो। हाँ, अगर हो सके तो 2 पार्ट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो भी है तो हमने वो किया। और मम्मी सावन में भूतनाथ मंदिर जाती थी और फिर मम्मी की तबीयत खराब हुई, शी वॉज पेशेंट ऑफ ल्यूकेमिया। तो एक अच्छी लड़ाई लड़ी मम्मी ने, और मम्मी का विल पावर जितना स्ट्रांग था वैसा हमारे घर में हमारे किसी का भी नहीं है, मैं मानता हूँ ये। और करते 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 फिर जो है 2011 में चतुर्दशी का दिन था, श्रावण मास चल रहा था और 15 दिन भी यानी आधा सावन भी नहीं बीता था, मम्मी इस दुनिया से चली गई। और जब मैं अपनी मम्मी को, इट्स रियली वेरी पर्सनल थिंग कि आपने बोला है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लोगों के मन में ये चीज़ सुन के मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हो। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर से रसात्मक संबंध, वो अनुभूति जो आपको रस देती है, ईश्वर में प्रगाढ़ता देती है, विश्वास, रिलेशनशिप, एक सपोर्ट कहीं ना कहीं हाँ, चीजों का वो लेते। तो वो एक आपके अंदर अगर जागे, आप कहते हो कि भगवान है तो कहाँ है, तो इस तरह के प्रश्न ना उठाकर अगर इन चीज़ों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में फील करोगे तो यू विल गेट समथिंग इन योर लाइफ। तो मैं जा रहा था अपनी मम्मी की, मतलब मैंने कंधा दिया हुआ था और शमशान की तरफ हम लोग जा रहे थे और बाबा भूतनाथ की एक बहुत बड़ी वहां पे फोटो चिपकी हुई थी, सर्वभूतों के स्वामी भूतनाथम नमामि लिखा हुआ था। और मैंने उसको देखा, मैंने बाबा भूतनाथ को देखते हुए कहा कि जो भक्त तुम्हारे आज तक किसी पूजा को उसने नहीं छोड़ा, हर व्रत को उसने किया, 16 सोमवार किए कष्ट पाकर, तबियत खराब होने के बावजूद, उसको तुमने हर लिया, उसको तुम ले लिए, इतनी बड़ी दुश्मनी हमारे से। आज के बाद अगर मैं तुम्हारे मंदिर में पैर रख दूं और आज के बाद मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर, मंदिर तो बड़ी बात है, आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा के लिए एक अगरबत्ती जला दूं तो तुम जो बोलो। बोलकर हम गए। फिर मम्मी को हमने जो है, जो भी दाग लगता है वो सब हमने क्रिया संपन्न की और मैं बैठा हुआ था जस्ट नॉर्मली। शमशान पर एक माँ को उस रूप में देखते हुए कौन वो कर सकता है, मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ था, बहुत काफी मुश्किल टाइम होता है, बहुत बहुत बड़ा एक, मतलब वो लाइफ का एक ऐसी मतलब ऐसी घटिया फेज थी वो कि जिसको बयान नहीं किया जाए शब्दों में। तो खैर जो भी हुआ, और ऐसी बात करते करते मैंने नॉर्मली ये बात कही कि इस दुनिया में भगवान तो नहीं होता, ये साबित हो गया आज। तो हमारे पड़ोस में एक मेरा, मतलब भाई जैसा ही एक मेरा फ्रेंड ही था, तो उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों? उसने मेरे ऊपर ये प्रश्न किया। मैंने कहा कि इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी और उस भगवान को बाबा भूतनाथ ने खुद के पास बुलाया नहीं है, उसको खा गए वो। चतुर्दशी का आधा सावन में नहीं बीता, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी आज नॉर्मली किसी की भी, भगवान नहीं करे इस दुनिया में, मतलब भगवान आपकी सभी की मम्मी को लंबी उम्र दे, और जिसकी माँ नहीं है मैं समझ सकता हूँ कि वो किस दर्द से गुजरता होगा, लेकिन मैं सभी की माँ की लंबी उम्र के लिए कामना करता हूँ। और बाबा बजरंग बली जो है उन पर बहुत ही आस्था है मेरी, और वो मेरी सुनते में है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। तो खैर, तो मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जिसकी मम्मी एक्सपायर कर गई, उसकी चिता जल रही है, उसका हाथ पकड़ के आप लिटरली उठा के अगर लेकर जाएंगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। वो मेरा, उसने हाथ उठाया, एक कर्टसी, एक सिंपैथी। मैंने बोला ये किस टाइप का आदमी यार, इसमें सिंपैथी कहाँ चली गई? मेरी माँ नहीं रही और ये इतना पत्थर दिल क्यों बन रहा है? वो मुझे लेकर गया और जहाँ चिता जल रही थी वहां मैंने देखा कि बाबा भूतनाथ के जो पंडे हैं, जो पंडित है, वो आकर उस जलती चिता में से, मम्मी की मेरी चिता से, वहां से उन्होंने कोयले लिए और वो जाकर भगवान बाबा भूतनाथ की आरती, और मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो, तो बोला ये तेरी माँ की चिता की उस अग्नि से आरती की जा रही है, मतलब समझ रहे हो, तेरे से ज्यादा बाबा भूतनाथ को उसकी जरूरत थी। अब वो देखने के बाद मैं वहीं पे पूरा साष्टांग दंडवत हो गया और मैं वहां, मतलब मैं ना रो सकता हूं ना खुद के आंसू रोक सकता हूं। एक वो जो नहीं बोलते काटे तो खून नहीं, मेरी सिचुएशन बड़ी वो थी। फिर मैंने बाबा भूतनाथ को हाथ जोड़ा और मुस्कुराते हुए मैं आया। और जैसे आप भी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि जब कोई एक्सपायर करता है तो ड्यूरिंग ये जो, जब जलना वलना हो रहा होता है, हम कुछ खा नहीं सकते हैं,
नहीं खा सकते। तो मैंने बोला आओ सब कोई कुछ खा के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। और ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि जो चाय बस्टर आज आपके सामने बैठा हुआ है वो चाय पीता ही नहीं था, वो कॉफी का शौकीन था। और मम्मी ने मुझे मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, वो कभी बाद में बताएंगे, बहुत ज्यादा अति व्यक्तिगत है वो, मतलब बहुत डेप्थ है उस पर्सनल में। तो मम्मी ने मुझे कहा और मैंने चाय पीना शुरू किया, और चाय पीते पीते मुझे 6 महीने बीते थे तो मम्मी चली गई और मैंने बोला चलो चाय पी कर आते हैं। तो वो जो चाय पीने का जो नशा था, वो जो दौर था, उस वक्त से शुरू हुआ कि मैं तो लोगों ने बोला अरे तेरी मम्मी एक्सपायर कर गई है, तुम चाय पीने के लिए जा रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मेरी मम्मी अगर जिंदा होती तो परसों दोपहर में मैंने खाना खाया था और हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। तो ये जिसको जाना था वो तो चली गई, अगर ये जिंदा रहती तो इस वक्त तक वो मुझे पता नहीं 100 लिख कर देता हूं मैं 100 गाली दे चुकी होती, जानवर कहीं का अभी तक कुछ खाया नहीं है, ये नहीं वो नहीं है न तैन। तो मैंने कहा तो वो उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं से देख ही रही होगी। और नियम ये नहीं बताते हैं कि हम भूखे रहकर आगे कोई कर्मकांड या कोई भी तरह की क्रिया या पूजा विधि हम कंप्लीट करें। कहावत भी है भूखे भजन ना होए गोपाला, लेकिन उपवास ये एक साइंटिफिक रीजन होता है उपवास करने के पीछे, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। वो एकदम निर्जला वो धारण करके मैं जो करते हैं उनकी आस्था को मैं कहीं पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक वो टर्म होता है। तो हम गए चाय वाय पी के हम रिटर्न होकर आए और किए सब बढ़िया से काम वाम हो गया। तो फिर हमने जिंदगी को आगे बढ़ाया और तो क्या कहते हैं, ये चाय बस्टर जो है उस दिन के बाद से हंटर जो है वो चाय बस्टर बन गया, हंटर तो बाद में बना। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर उसके बाद क्या है, टीवी चैनल्स में मैं गया और वो जो जैसे वहां मेरा ऑडिशन हुआ। मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मतलब कि आपने ये किस्सा शेयर करा। मैं मतलब जब इसमें मैंने पहली बार सुना था मैं काफी इमोशनल हो गया था। नहीं, मैं बोलते बोलते भी इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन समहाउ समवेयर वी हैव टू कंट्रोल वो चीजें समझनी पड़ती है। और अब क्या लाइफ में प्रैक्टिकलिटीज इतनी आ गई है, हाँ। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें मैं देखता हूं तो ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैं भगवान से बहुत डरने वाला इंसान हूं। मैं ऐसे देखता हूं कि एक ऐसी डेड बॉडी, सालासर मंदिर जा रहा हूं मैं अपने पापा के साथ और मैंने एक डेड बॉडी देखा जिसमें बॉडी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, हड्डी वाली चीज नहीं थी। अच्छा। जैसे मान लीजिए ऐसे लग रहा था कि प्याज की बोरी को ट्रक वाले ने कुचल दिया है। मैंने ऐसे नॉर्मली देखा, हाथ जोड़ा और मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वो अंत था उसका, तो वहीं उसकी वो लिखी हुई थी मौत, वहीं तक उसकी जिंदगी थी, बस इति वहीं पर समाप्त हो गई। तो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन पर एक ड्रास्टिक एक डेडली रिएक्शन तो बन ही नहीं पाता। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वापस आते उस पर कि फिर टीवी चैनल के साथ साथ में जुड़ा हुआ था, फिर बाद में इवेंट कंपनीज हुई, ये हुई वो हुई, करते 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 फिर धीरे 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 जिंदगी को आगे बढ़ाया। जिंदगी चलनी जरूरी है। तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे डाउनफॉल्स आए थे, तब मासी ने मुझे अपने पास बुलाया कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तू मेरा सबसे बड़ा बेटा, दोनों बहन भाई मुझसे छोटे हैं मासी के जो बच्चे हैं, तो आज से तू भी मेरे साथ रहेगा। तो मासी के साथ मैंने रहना शुरू किया था, 2012 की बात है। और 17 अगस्त 2024 को मुझे मासी के साथ रहते हुए 12 साल कंप्लीट हो जाते अगर मासी रहती तो। लेकिन आज भी मासी हमारे साथ है और इन चीज़ों को हम फील करते हैं, बताते हैं, और इसको हमें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, वो आशीर्वाद है जो यहाँ तक आप पहुंचे। इतना सफर आपने बॉम्बे, कोलकाता, जयपुर, इतना सफर जो आपने किया है, इतनी चीजें, आप बॉम्बे में भी काफी काम करते हैं, कलकत्ता का नोन फेस है, मतलब बहुत सारी चीजें की हैं। तो वो जर्नी जो आपकी न्यूज चैनल के बाद आपने बताया कि वो चीजें कैसे हुई, तो बस वही था कि भाई न्यूज चैनल के बाद एक वहां पर एक निर्दिष्ट ही सफलता आपको मिल सकती थी, एक सक्सेस। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े झंडे आप गाड़ लेंगे, आपको कहीं पे कुछ चीजों को छोड़कर मूव ऑन करना पड़ता है। कि भाई आपने हो सकता है संजय लीला भंसाली के साथ काम किया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कल को अनुराग कश्यप के साथ काम नहीं करोगे। तो अगर हो सकता है कि आज आपने कोई स्थानीय कलाकारों के साथ काम किया हो, तो कल हो सकता है आप कोई अच्छे बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करो, परसों हो सकता है आपको मेन स्ट्रीम के साथ काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ काम करो, क्वालिटी दो अपने काम में, बाकी दुनिया का प्यार आपको जितना, अगर आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, आपको 100 लोग देख रहे हैं,
अगर आपके काम को 100 लोगों ने देखा है, 10 ने सराहा है, तो इसका मतलब है कि आपका काम किया हुआ सफल हुआ। क्वालिटी प्लस ऑनेस्टी में कहूंगा एक वर्ड की, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है काम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां व्यूज और ये सब चीजें काउंट नहीं होती है। व्यूज तो अब चलने लगे हैं, पहले तो सिनेमा घरों में जाकर लोग देखते थे। बहुत क्या कहते हैं, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ आए थे, अमिताभ बच्चन और गोविंदा अभिनीत, उसकी क्या क्रेज थी। और अभी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई, और क्रेज उसका भी है। मार्केट देखिए 350 करोड़ लगाकर फिल्म बनाई है, लोग उसकी वो मतलब वो कर रहे हैं कि भाई उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको 1 स्टार मिला। लेकिन लोगों को ये नहीं लगता है कि एक स्टार की मेहनत क्या है, उसके पीछे जो टीम वर्क है। एक काम नहीं है, मानुषी चिल्लर है उसमें, और उसके अंदर आपके क्या कहते हैं आलिया एफ जो नई लड़की हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र मतलब प्रेमप्रीत सिंह विर्क है, वो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है, काफी बिल्कुल, अच्छा काम किया उन्होंने, जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो ये चीजें हैं कि भाई हम इस लाइन से बिलोंग करते हैं, तो हम इमोशनली कोई भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे जयपुर में मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने ये बड़ा हाउस है, ये छोटा हाउस है, कभी मैंने ये देखा नहीं। मैंने छोटों को भी, जो कम, जिनके पास अभिज्ञता एक्सपीरियंस कम है, उनको हमेशा ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस देने की कोशिश की कि भाई मैं बहुत बड़ा कोई तोप नहीं हूं, लेकिन मुझे जितना एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस अगर सामने वाले के काम आ जाता है। जैसे हमारे ही अपने हैं आरके क्लब, यूट्यूबर्स हैं जयपुर से, अगर उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल सब्सक्राइब कीजिए आरके क्लब को, हाँ, और चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक। बिल्कुल। तो उस आरके क्लब के भी मतलब जैसे हर चीज के जो स्तंभ होते हैं, जैसे हमारे संविधान के 4 स्तंभ होते हैं, वैसे ही जो हर एक इमारत के जो नींव होती है, तो उस इमारत की 2 नींव है, आरके और गुलशाद। तो मैं वाकई में दिल से उनकी प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्यों? बहुत डेडली, बड़े जुनूनी बंदे हैं वो ऑनेस्टी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी उनके साथ है। हाँ, वो काम करते हैं, उनका काम कैसा हो रहा, वो अपना सर्वस्व झोंक देने की जो उनकी दीवानगी है, वो मुझे बड़ी पसंद आती है। बाकी जयपुर में मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, क्वालिटी काम कर रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे बढ़िया अच्छे रिकॉर्ड लेवल्स पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहां पर आप बिलो स्टैंडर्ड, बिलो बेल्ट जाकर और कुछ स्लैंग वगैरह यूज की जा रही है। वहां अगर आप जाकर इस तरह की चीजें करते हो, तो आपको हो सकता है 50 मिलियन 100 मिलियन व्यूज मिले, लेकिन बावजूद इसके आपको वो व्यूज मेरे कोई काम के नहीं है, अगर आपको क्वालिटी व्यूअर्स अगर आप नहीं ले रहे तो ये सफर आपका जो था उसको कंटिन्यू रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी एक्सीडेंट्स की बात की थी, आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई रिलेशन है एक्सीडेंट्स का? वो किस्सा मतलब काफी, ये भगवान की कृपा है आप पे कि जो ये देखिए आध्यात्म की हम बात कर रहे थे। हाँ जी। तो एक मतलब कई लोग इसको सुपरस्टिशंस नाम दे सकते हैं, वहम है ये, तो ये काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये वो, हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक होता है। मैं इन लॉजिक्स के पीछे नहीं जाना चाहूंगा। मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। हर 1.5 से 2 महीने, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी बोला है, और मेरे जितने करीबी लोग हैं वो सब जानते हैं, हर 1.5-2 महीने में आई मीट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक एक्सीडेंट होता है। और जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि ना मुझे बाइक चलानी आती है, ना मुझे कार चलानी आती है, आप जानते हो। क्योंकि जब भी अगर मैं बैठता हूं तो या तो आपकी कार में बैठता हूं, या मेरी कार में बैठता हूं तो आप चलाते हैं, मेरी कार में बैठता हूं तो ड्राइवर करता है, बाइक पर बैठता हूं तो आपके पीछे, आरके के पीछे, गुलशाद के पीछे, मेरे भांजे के पीछे, मेरे भाई के पीछे, किसी न किसी के पीछे बैठता हूं बाइक में। वो जो मेरा जो इंटेंस लुक देना और वो बाइक के ऊपर स्वैग वाला, वो मेरे जो सपने हैं ना, वो पता नहीं किस दिन पूरे होंगे कि नहीं होंगे, बहुत जल्द, मुझे मालूम नहीं है। बहुत जल्द एक मैं सोच रहा हूँ म्यूजिक वीडियो आपको लेकर कुछ करा जाए जिसपे बाइक पे आपकी एंट्री कराई जाए। भगवान आपके मुंह में 1 किलो गुड़ मिश्री और मक्खन मिश्री दे, मुझे चलाना आ गया। मेरी हेल्थ और बढ़ा रहा, पहले से बड़ी हुई है। नहीं, वो करवा दूंगा कभी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ जी। जैसे तो ये अब जैसे कोई बोल सकते इतनी पूजा पाठ करते हो, एक्सीडेंट क्यों होते हैं तुम्हारे, फिर भगवान तुमको तुम्हारा बचाता क्यों नहीं है? भाई जो एक नास्तिक है वो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं वहां पर इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग किसी भी भगवान को,
दोष देने की बजाय मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से एक छोटे से रूप में मुझे बचा लिया। ये खरोच लगी, आप मेरे पूरी बॉडी पर देखोगे जहां जहां पर भी दाग दिखाई दे रहा है, बाइक पे मारा हुआ, ट्रक से छिला हुआ, टेम्पो ने ठोक दिया, ऑटो उलट गया, बाइक से गिर गया हूं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं खरोचों में या सर फट के, बस ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम जो भी हुआ सर फट के मैं बच गया हूं। बस 2 स्टिचेस आए, ठीक है, और एक बार हाथ फट गया था, उसमें 2 और 3 स्टिच आए थे, बस उतना ही मुझे लगी है, भगवान का आशीर्वाद है, उससे ज्यादा कभी गया नहीं हूं। कोलकाता में जो ट्राम्स चलती हैं, आपको पता होगा, तो कोलकाता के अंदर जो ट्राम लाइन है, उस ट्राम लाइन के ऊपर हम लोग 3 जन बुलेट के ऊपर जा रहे थे, सबसे पीछे मैं था। अच्छा। और 2 फ्रेंड आगे बैठे हुए थे। तो वहां पर वो चिकने पत्थर हुआ करते, तब वो डांबर वाली जो रोड्स होती है, अलकतरे वाली, वो चारकोल वाली, वो उतनी नहीं होते, बात 8-10 साल पहले की बता रहा हूं मैं। तो ट्राम लाइन के ऊपर उसने बाइक ने जरा सा जंप किया, मैं भी जंप किया, वो बुलेट नीचे से निकल गई, मैं उतर कर उस ट्राम लाइन के ऊपर ही गिरा, तो मेरे हिप्स में बहुत जबरदस्त लगी, लेकिन ऐसी नहीं लगी जैसी उन 2 बंदों को लगी। मैंने जस्ट एक फ्लूक में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरी नजर पड़ी कि एक बंदे के सामने से एक मैटाडोर गुजरा है, और आगे वाला जो बंदा है उसको क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता। अब जब तक मैं देखा, जो बंदा खड़ा हुआ था जिसके सामने से मैटाडोर क्रॉस किया था, मैंने तो अपने कपड़े वपड़े झाड़ के, मैं दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ, ट्रैफिक पुलिस भी आ गई, उसने ही मुझे पकड़ा। सामने जो बीच में बंदा बैठा हो, तो वो गिरा और बेहोश हो गया। अच्छा। अब हम तीनों को ही पुलिस वैन में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे फर्स्ट एड करके प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया कि भाई ठीक है, अब तुम सही हो, ये पेन किलर लेना ना अगर पेन होता है। दूसरा वाला जो बंदा था, उसका मैंने सुना कि वो कोमा में है। अच्छा। और जो बंदा ड्राइव कर रहा था, उसका सर फट गया था, उसके 14 स्टिचेस आए थे सर पे, और वो बच गया और दर्द से कराह रहा था। और जो बीच वाला बंदा था, वो कोमा में था, आधे घंटे के बाद ही डाइड, खत्म हो गया वो। क्योंकि जो बीच वाला बंदा था, क्योंकि जब वो बुलेट उछली थी, मैं पीछे रह गया, और वो जो बुलेट सामने से निकली थी, जब बंदा वो गिरा, तो जो मेटाडोर गई थी, वो मेटाडोर उसके चेस्ट के ऊपर से निकल गई थी। अच्छा। और पता नहीं क्यों उसका, हो सकता माइंड काम करना बंद कर देता, क्या होता, मुझे वो एक्सपीरियंस कभी भगवान किसी को नहीं करवाया, मुझे तो क्या, वो जस्ट तुरंत खड़ा हो गया। और खड़े होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि खड़े होने के बाद उसको, मतलब वो अपना सेंस खो चुका था, उसको पता नहीं था खड़ा होना, बैठना, लेटना, क्या करना है। उसके छाती के अंदर की सारी चीजें चकनाचूर ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी। अच्छा। इसलिए माइंड काम करना बंद कर चुका था, वो कोमा में था, आधे घंटे तक वो कोमा था, पता नहीं क्या था, भगवान मालिक की वो एक स्टेट ऐसी थी उसकी बॉडी की कि उसके बाद वो खत्म हो गया। उस दिन जो भगवान ने मुझे बचाया, और मैंने भगवान का आके बाबा बजरंगबली का शुक्रिया, जो भगवान धन्यवाद किया कि बाबा आज तुमने मेरी जान ही नहीं, मेरी लाज भी बचाई है। और मैंने ये बात मम्मी को नहीं बताई। उसके बाद एक्सीडेंट का जो दौर शुरू हुआ, तब मैंने एक बार बैठकर मैंने चिंतन किया, मैंने सोचा कि इससे पहले भी मेरे कई बार एक्सीडेंट हो रखे। अब मैंने क्या किया, एक्सीडेंट्स को नोट डाउन करना शुरू कर दिया। अब पता चला कभी 2.5 महीने से, कभी 1 महीने से, कभी 15 दिन से, कभी 20 दिन से, करते करते कि ये स्पैन जो है बढ़ते चला गया, और 2 महीने 2.5 महीने तक पहुंच गया। तो आज भी कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट होके ये चीज यहाँ खत्म हो जाती है। बात आती है बजरंगबली पर, वो आस्था विश्वास में कैसे बदला, वो मैं बताता हूं। पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम कोशिश करते हैं बजरंगबली से, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके एक्सीडेंट्स ये ना हो, और थोड़ी भी खरोच क्यों लगे आपको, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस, इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं चीज़ें, और फिर वो चीज़ें आज के बाद हो सकता है कि कम हो जाए। हाँ, तो हम सब पे बजरंगबली का बहुत आशीर्वाद है। और जब बात बजरंगबली की आई है, तो एक आपका अहमदाबाद वाला किस्सा है, अहमदाबाद एक्सप्रेस, वो थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, ये मतलब जैसे हम छोटे छोटे थे, उतने छोटे भी नहीं थे, उतने बड़े भी नहीं हुए थे, और घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था और सब रहता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुश्तैनी कारोबार हमारा कपड़े का है, तो पापा अहमदाबाद, हमारे एक घर हमारा अहमदाबाद में भी है, तो पापा और ताऊ जी रहते वहाँ, बड़े पापा रहते हैं, तो पापा का आना जाना लगा हुआ रहता था। और पापा मम्मी के साथ अहमदाबाद गए हुए थे। अच्छा। और अहमदाबाद से पापा कोलकाता वापस लौट रहे थे। कब की बात है ये 97 की बात है। 97 की। और अहमदाबाद एक्सप्रेस जो गाड़ी है, वो कोलकाता हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस,
तो हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में मम्मी पापा सवार थे और पापा के साथ एक हमारे गुजराती जो एक अंकल हैं हमारे, अशोक भाई उनका नाम है, गुजराती है वो, पापा के बिजनेस में भी वो साथ में मतलब चलता है उनका, वो बिजनेस पार्टनर टाइप में ही समझ लीजिए। तो उन्होंने वो साथ में थे और मम्मी पापा थे। अब नॉर्मली बैठ के वो लोग गप वगैरह कर रहे हैं और कर रहे हैं, और अचानक में अहमदाबाद एक्सप्रेस जो बिलासपुर में नैला और चापा के बीच में जो ब्रिज पड़ता है, ये हाँ, तो वहां से वो लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो अहमदाबाद एक्सप्रेस में उस गाड़ी में अचानक में बहुत झटका एक लगा। अच्छा। अब वो झटका लगा, मम्मी, अब नॉर्मली आप ट्रेन में बैठे हो तो आप खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करोगे, देखोगे क्या हुआ ऐसा। हाँ जी। तो तब तक पापा ने देखा, और पापा ने जो दृश्य देखा, मम्मी जब देखने जा रही थी, पापा ने मम्मी को पीछे से पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ कि मम्मी वो चीज ना देखे, क्योंकि वो ऐसा डरावना दृश्य था कि जो देखे वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। अच्छा। क्योंकि उस पुल पे जब गाड़ी गुजर रही थी, हाँ जी। तो पुल के ऊपर आगे कुछ काम वगैरह चल रहा था, मैन एट वर्क का बोर्ड भी नहीं था, और वो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारे थे, और इमरजेंसी ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी बीच से डिसरेल हो गई, डिसलोकेट होकर वो ट्रेन जो है वो ब्रिज से नीचे नदी में गिरने लगी। अच्छा। और पापा ने ये दृश्य पूरा देखा, मतलब सिनेमैटिक लग रहा है। बिल्कुल, और ये मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सबसे विभत्स रेल दुर्घटना में से एक है। हजारों लोग उसमें घायल हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, और 97 में 97 सितंबर का मंथ था वो। और वहां पे मम्मी ने, अच्छा, मम्मी को समझ में आया कुछ हो रहा है, तो मम्मी ने मन ही मन मम्मी ने बताया आके कि मैंने, हे बाबा हमारी रक्षा करो, बजरंगबली को याद किया, और ये बोलते ही जैसे एक एक करके वो डब्बे गिरते चले जा रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, सोचने का आपको टाइम थोड़ी मिलता, उस वक्त भगवान को याद करना, बाबा बजरंगबली को याद करना, और चीजें जस की तस एक जगह पर आकर सारी चीजें रुक जाती है। वो मम्मी पापा के डिब्बे से ठीक पहले पेंट्री कार थी, पेंट्री कार ऐसे झूली, और वो झूल कर वो पापा मम्मी का डिब्बा ऐसे एज इट इज रह गया। और अब यहां पर सिचुएशन देखिए, गाड़ी जिस पुल के ऊपर रुकी हुई है, उस पर जैसे वो स्लोप बने हुए रहते हैं ना, ढलान वाला, उसके ऊपर से स्लोप करते हुए मम्मी पापा नीचे उतरे कि भाई अब गाड़ी को खाली किया जा रहा था कि भाई भरोसा नहीं है, अगर ये डब्बा भी पलट गया तो। आसपास के गांव वालों ने आके, ऐसे माहौल में क्या होता है कि जो आसपास के गांव वाले आते हैं वो लूट खरसोट मचाना शुरू कर देते हैं, और कितने लोग मर रहे हैं उससे मतलब नहीं रहता। लेकिन ये करने के बजाय वो आसपास के गांव वालों ने, मैं जो गांव वाले थे उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी लोग मारे गए उसके अंदर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से आज भी प्रार्थना करते हैं सभी को, मतलब कि उनको शांति मिली भी होगी और मिले भी, और उनको घर वाले जो है वो इस सदमे से कैसे उभरे होंगे। क्योंकि हमें जब उस समय जो बड़े बड़े न्यूज चैनल थे, वैसे आज का जो दौर था, 97 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो न्यूज नहीं आई थी, उस वक्त सिर्फ क्या कहते हैं, एक वो प्रिंट मीडिया थी बेसिकली तो ज्यादा, बिल्कुल, और एक डीडी दूरदर्शन के ऊपर वो खबरें आती थी, और ज्यादातर टेलीफोन वगैरह चलते थे, प्रिंट मीडिया से ही ज्यादातर चीजों का पता चलता था। उस बीच में गांव के लोगों ने काफी मदद की, लोगों की और की, मम्मी पापा निकल गए, और मम्मी ने कहा कि वो नदी सूख चुकी थी, उस नदी के बीच में एक छोटा सा आला जैसा मंदिर बना हुआ था, बोले बस उस मंदिर तक मैं पहुंची, मेरे फिर चलने पैर में हिम्मत नहीं थे, मैं उस मंदिर के पास जाकर बैठ गई, और मंदिर के पास जब मैं बैठी तो मैंने मंदिर के अंदर देखा, मतलब नदी के बीच मंदिर, और उस मंदिर में सालासर बाबा की इतनी बड़ी फोटो लगी हुई थी, और बाबा सालासर हमारे ईस्ट है। तो वो दृश्य जब हमने, मम्मी ने जैसे बताया, तो एक वो जो फिल्म वाले सीन नहीं आते हैं, हाँ, कि कितना फिल्मी, जैसा सिनेमैटिक, हाँ वैसा लग रहा है। तो वहां पर एवरी मूवमेंट वाज सिनेमैटिक, पूरा फिल्मी माहौल बना हुआ था। और सोचिए उस माहौल में मम्मी पूरा, मतलब कई घंटे बीत गए, क्या तो दोपहर में खाने वाने की वक्त, खाने की टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, सुबह से शाम हो गई, मम्मी ने कुछ नहीं खाया, गांव वाले कुछ ना कुछ लेकर आ रहे, बना रहे, खिला रहे। अब हम जैसे बीइंग एज अ बिलोंगिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, शोध वगैरह ज्यादा रहते, ये हाथ धो, वो करो, ऐसे करो, मट्टी से धो, साबुन से धो, ऐसा कर, पूजा पाठ ज्यादा करने वाले लोग, और उसके अंदर ज्यादा थोड़ा ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा ही होती है। और मम्मी को क्या था, मम्मी को और भी ज्यादा परहेज और शोध करने वाली औरत थी मम्मी, कि इसने ये हाथ वहां से धो, फिर वहां धो, फिर वहां धो, साबुन से धो, उसके बाद भगवान के भोग लगाओ, फिर कुछ खाएंगे। तो मम्मी, एक आदमी जिसने मम्मी को हो सकता ऑब्जर्व किया हो, मम्मी ने बोला कि वो आया और उसने मारवाड़ी में मेरे से बात की, और उसने कहा
बाई आपको देख के, बाई जो अपने मारवाड़ी नहीं जानते वो कहते हैं बहन को बाई बोलते हैं। तो बोले मैं आपको देख रहा हूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बाकी सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया है। मैं भी मारवाड़ी आदमी हूँ और भगवान के हमारे यहाँ भोग लग के फिर आगे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो और कुछ तो नहीं, कढ़ी और फुलके बने हुए हैं, अगर आप बोले तो मैं आपको ला के देता हूँ। तो मम्मी ने बोला मुझे भी भूख तो लगी हुई थी, और उस आदमी को जिस तरह से उसने बोला हाँ मैं खा लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बोला मैंने खाया, बोला वो अमृत जैसा वो लग रहा था। प्लेट देने के लिए मैं उस आदमी को ढूंढते रह गई, वो आदमी नहीं मिला। उसके बाद मम्मी ने बताया कि भाई वो वापस आए। अब आते ही रिपोर्टर जितने हैं हावड़ा, जो अब फिर उसके ट्रेन को काटा गया, जितने दुर्घटनाग्रस्त डब्बे थे, फिर उसके दूसरा इंजन जोड़ा गया, जितनी ट्रेन बची थी उसको लेकर वो गाड़ी हावड़ा पहुंची। हावड़ा पहुंचने के बाद मम्मी पापा का हर जगह इंटरव्यू हो रहा था। इसके बीच में एक चीज और हुई हमारे साथ कि हमारी जान हलक में आ गई थी। अशोक भाई ने एसटीडी बूथ से, जो पापा के साथ सफर कर रहे थे, पापा के मित्र बिजनेस पार्टनर, उन्होंने कहीं से एसटीडी बूथ से चाचा को, अंकल को मेरे कॉल किया। हम लोग कोलकाता में थे, मम्मी पापा शाम तक आ जाएंगे या आज हम वेट कर रहे हैं। उनका फोन आया कि भाई हम और भाई साहब और भाभी जी, मेरी मम्मी और पापा का नाम लेके, कि भाई जो जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और फोन कट हो गया। अब उसके बाद आप समझ सकते हैं घर का माहौल क्या रहा होगा। ये फोन आया आपके पास? ये फोन आया। उसके बाद 3 घंटे के बाद, अब ये हमारे प्राण आधे निकल चुके, हम भगवान को मना रहे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे। उस दिन से जो भगवान के अंदर आस्था, जो प्रगाढ़ श्रद्धा जागी, वो उसके बाद हमने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रत्यक्ष को जो प्रमाण जो मिला वो हमें देखने के लिए मिला। हे भगवान, हे बाबा बजरंगबली, हमारे मम्मी पापा सही सलामत घर आ जाए। और कुछ घंटों में मम्मी पापा, फिर उसके बाद वापस अशोक भाई का कॉल आया, बोले जिस ट्रेन में हम लोग आ रहे थे उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, हम लोग सब सही है। ये सुनने के बाद हमारे आत्मा में, अब फिर मम्मी पापा से बात नहीं हो, फिर बात भी होगी, लेकिन एक मन में वो नहीं रहता जब तक सामने से देखे, चोट लगी हो, सर फट गया हो, हाथ कट गया हो, कोई खरोच, और क्या पता झूठ भी बोलते हैं इस समय कहीं हाँ, क्योंकि भाई हमें चिंता ना हो, घर वालों को टेंशन ना हो। तो वो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद हमने देखा, मैं मम्मी को देखा तो मम्मी नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी, और मैंने देखा सीढ़ी में ही मम्मी को देखकर मैं रोने लग गया। और मेरे एक भैया और है, ताऊ जी के बेटे, वो भी मम्मी को देखकर, वो भी मम्मी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, बसंत भैया, तो वो भी देखकर रोने लग गए। फिर घर में आए। घर में आने के बाद सारी चीज़ें वो उन्होंने बताया, सारा वृतांत, सारा जो भी दृष्टांत जो वहाँ पर हुआ, सारे दृश्य हमें बताए। और फिर हमने बस यही है, बाबा बजरंगबली का हमने बस कृपा है बाबा की। हाँ। और उसके बाद जो है कि भाई पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल और एस्ट्रोनॉमिकल, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, तो इनकी हम बात किसी और दिन करेंगे। नहीं, मैं इसी चीज़ पे आने वाला था, बट आपने कहा किसी और दिन। बट कई आपकी बहुत सारे इंटरेस्ट चीज़ें हैं। अब जब भगवान की बात हो रही है तो एक और सच्चे है कहीं ना कहीं, भूत प्रेत को लेकर। हाँ, आपका कितना विश्वास है उस चीज को लेकर, और आपने क्या फेस किया? देखिए, मैं जैसे मानता हूं कि जैसे एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रैवल एंड समय यात्रा की वो करना, तो मैं मतलब अभी तक इसके ऊपर कई तरह के शोध चल रहे हैं, और ये इसमें कई तरह के पैराडॉक्सेस हैं, कई तरह की मतलब विरोधाभास आते हैं। तो पास्ट में भी हम ट्रैवल कर सकते हैं और हम फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर लाइट से ज़्यादा फास्टेस्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं करता। और अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि एटम्स के कई मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाई जाती है जो लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है। तो भविष्य की बातें हैं कि क्या होगा। तो मैं भगवान में उतनी ही श्रद्धा रखता हूँ और भूतों में भी विश्वास रखता हूँ, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि मैंने मेरे जो चाहने वाले हैं वो बहुत लोग जानते हैं कि मैंने कई रातें कब्रिस्तान जहाँ पर बॉडी दफनाई जाती, शमशान नहीं, शमशान में तो मैं भगवान के हिसाब से मैं कई घंटे शमशान में जाकर बैठा रहता था। मम्मी के एक्सपायर करने के बाद मैं अकेला जाके शमशान में बैठा रहता था। और कब्रिस्तान में, जिसमें जहाँ जाने का काम ही नहीं पड़ता है, तो उस कब्रिस्तान में जाकर मैंने कई रातें 3-3, 4-4 घंटे मैंने बिताए हैं बाकायदा कब्र के पास बैठकर, मतलब कोई चिंतन करते हुए, मतलब एक शून्य में कहीं पे। और फिर ऐसे भी लगता था कि भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जबरदस्ती ये क्या कर रहे हैं, वहां से निकल जाता था। लेकिन कभी ये नहीं होता था कि डर लग रहा है, भय है, ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो भूत की बात ऐसी है कि बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने अपनी लाइफ में फेस की है, और हमारे फैमिली में भी बहुत सारी की चीजें फेस की है। और आपको याद होगा तो जिस समय ये स्टूडियो बन रहा था
तो मैंने आपको यहाँ यज्ञ हवन की वो बातें हमने की थी, नेगेटिविटी ना रहे उसके लिए वो हाँ, ये काफी सारी बातें हुई थी। बहुत तरह की चीज है। तो अगर उसका बखान करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट नहीं, ये एक अध्याय बन जाएगा, बहुत बड़ी एक रामायण बन जाएगी रामानंद सागर से। लेकिन हाँ, एक छोटी सी आपके बोलने के एक छोटा सा जो वृत्तांत है, एक छोटी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जयपुर था और मैं मासी, रोजाना हमारी बात होती है फोन में, कब आओगे नहीं आओगे, और जयपुर में आया था किसी इवेंट के सिलसिले में। ये बात है 2018 की, और मासी के जो बच्चे हैं अदिति एंड आदित्य, तो मासी ने मुझे कॉल किया कि भाई कब आ रहे हो, नहीं आ रहे, तो मैंने कहा 1-2 दिन में ही आ रहा हूँ, ठीक है, कमिंग इन अ कपल ऑफ अ डे, तो कुछ लाना है नहीं लाना है। तो मासी के लिए मैं मतलब खासकर मासी को थोड़ा चटपटा खाना पसंद था, तो जयपुर के जो मिर्ची बड़े होते हैं काफी फेमस है, काफी फेमस है, अमचूर वगैरह डाल के। तो और अभी तो फूड व्लॉगिंग में और फूड व्लॉगर्स अभी क्या क्या चीजें निकल गई हैं, तो खाने का जो फूड का पर्याय है, लोगों ने उसके जो सिनोनिम्स हैं उसको बदल दिया है पूरे तरह से। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मासी ने, मैं बोला कि तुम्हारे लिए ये लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा, तो कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। और कोलकाता पहुंचा, कोलकाता पहुंचते ही मुझे जो सबसे पहली चीज पता चली वो पता चली कि आदित्य somehow he is affected by some witches, कोई चुड़ैल या डायन से ग्रसित है। और मुझे मेरे बजरंगबली के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, इतना ज्यादा प्रकांड विश्वास है कि मैंने मासी को मैंने बोला कि भाई तुमने ऐसे ऐसे किया था, ये किया। मासी ने बोला सारे हथकंडे अपना के देख चुके हैं, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने मासी को बोला रो मत, ठीक है। और एक वो जो विश्वास नहीं होता है कि भाई अब रो मत, मैं आ गया हूं ना, वो वाली एक जो एक गट फील नहीं होता है, तो वो मन में था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया हूं, कुछ देखता हूं मैं। तो मैंने मासी को बोला कि तुम्हारे पास वो हनुमान जी का लॉकेट है ना, वो लेके आओ। मासी ने बोला आई हैव ट्राइड ऑलरेडी। आदित्य नहीं मान रहा है, मतलब ये वो ही वॉज नॉट अलाउिंग हर टू पुट दैट वो लॉकेट उसके गले में डाल दे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मली रूम में गया, मेरे हाथ में लॉकेट था और मैंने आदित्य की तरफ देखा। अब नॉर्मली आपका भाई आएगा, बड़ा भाई आएगा, या आप उसको एक वो जेस्चर कैसे, अरे कैसे हैं आप, क्या है नहीं है, कई दिनों के बाद मिल रहे, वो होना है ना। तो आई वॉज प्लेइंग सम वीडियो गेम या कुछ मोबाइल गेम खेल रहा है, और उसने मुझे बस एक वो ऐसा नॉर्मल एक एटीट्यूड वाला लुक दिया, और मैंने उसकी आंखें देखी, उसके आंखों के नीचे ऐसे जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वैसे रेड कलर का ऐसे लग रहा था काजल डाला हुआ। अच्छा। और आंखें हल्की हल्की आंखें जो मरून, और चेहरा उसका ऐसे, आदित्य जो है मतलब ही हैज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, देखने में गोरा चिट्ठा, और उसको फिरोज खान के बेटे फरदीन खान में बहुत लोग मिलाते हैं, हालांकि ही इज बेटर देन फरदीन खान, मेरा भाई है इसलिए भी बोल रहा हूँ। और आप मिलोगे उससे तो आप बताएंगे। तो ये हुआ, और मैंने उसका मुंह देखा तो समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, आपको आभास हुआ, तो कुछ वो हुआ। और मेरे हाथ में लॉकेट था, मैंने आदित्य को देखा, मैंने कहा क्या कर रहा है, तो बोला नहीं कुछ नहीं, गेम खेल रहा हूँ। मैंने बोला इधर आ, बोल के मैंने उसको लॉकेट पहनाया। उसके थोड़ी देर के बाद उसने कुछ ना नुकुर क्या हो रहा उसको जब समझ में आता, उसके पहले सब खेल खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी ये बहुत बड़ी है, जिसको मैंने बहुत श्रिंक करके, बहुत कम शब्दों में समेट कर मैंने बताया है। और इसके ऊपर भी हमारी जो डिस्कशन चली है कि वी आर मेकिंग अ फिल्म ऑन इट, इस पूरे प्रकरण पे। और हॉरर और कॉमेडी दो ऐसे जॉनरा ऐसे हैं जिनको हम बखूबी जल्दी से छेड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? यू आर अ फिल्म मेकर, यू कैन बेटर इजीली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जो पोटेंशियल, जो मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ जो ट्रीटमेंट, जो बीजीएम, जो कलर करेक्शन, जो डीआई, जो फिल्म मेकिंग की मेहनत जो इन चीजों में झोंकी जाती है, वो जल्दी से एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, मुझे नहीं लगता उनमें उतना मेहनत लगती होगी। नहीं, मेहनत तो सभी जॉनर में लगती है, खैर लगती है, लेकिन सबका अलग अलग वो होता है, एक्सपर्टीज होती है, तो उस हिसाब से लोग करते हैं। तो इनको मैं छेड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज मैं नहीं हूं इनमें, ठीक है। और हाँ, बीच में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो कि शायद बताना जरूरी है कि ये लोगों का प्यार है, फिल्म मेकिंग में हम हैं। तो हंटर को जो बेशुमार प्यार मिला, हाँ, हंटर के बारे में जिक्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसके लिए काफी अवार्ड्स मिले। हाँ, तो वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम गया, सुनील शेट्टी सर के हाथों ट्रेंड सेटर 2024 का अवार्ड मिला। और इसके अलावा जो है आपके क्या कहते हैं,
अमृता राव जी ने इंटरनेशनल अचीवर 2024 का अवार्ड इस फिल्म को दिया हंटर को, जबकि इतने शॉर्ट नहीं, मैं बताने वाला था बट आप मौका ही नहीं देते मुझे बोलने का। मैंने आपको कहा ना आज बहुत सारे मौके, वो आज पॉडकास्ट मुझे आपका करना चाहिए था। नहीं तो वो जाते वक्त हम करेंगे, वो थोड़ा सा जो मिसिंग पार्ट है। तो खैर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि इसके ऊपर ये जो पूरी पॉजेस्ड स्टोरी है, हंटर 2 की भी डिमांड है काफी, कुछ एक्सटेंडेड वर्जन लाने वाले हैं आप। हाँ, इसको जल्द ही हम पर्दे पर उकेरेंगे और इसमें मतलब इस बार बहुत लोग साथ में होंगे और इलेबोरेट करके इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा और उम्मीद है वो भी आपको पसंद अच्छा, मैं जो कहानी आपने बताई आदित्य की, हाँ, अगर अभी हम पॉडकास्ट में तो नहीं, अगर आपके व्लॉग के थ्रू एक लॉन्ग फॉर्मेट में अगर आप उसको एक्सप्लेन करें तो आपके व्लॉग में चाय बस नहीं, मैं उसको क्या कहते हैं, कोई और सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा। इंस्टीड ऑफ आई विल टॉक अबाउट दिस पूरा प्रकरण, मैं आदित्य ही जयपुर जल्द विजिट करेगा, तो मैं ये चाहूंगा कि आदित्य ही हिमसेल्फ ही विल बी ऑन द पॉडकास्ट विद बोथ ऑफ अस, या हो सकता है वो आपके साथ बैठे। नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मैं बोलूंगा तो आदित्य हो सकता है थोड़ा सा वो ऐसे थोड़ा सा शाई फील करता है। हम बुलाएंगे, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एंड मतलब बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्टाइज है उसके। और हाँ, काश तू, जो कि फिर अगर आप भूल रहे हो तो पॉडकास्ट के बाद जाके देखिएगा, काश तू के वन ऑफ द प्रोड्यूसर आदित्य बडराई का, ही हिमसेल्फ अ प्रोड्यूसर ऑफ काश तू, जो कि स्ट्रीमिंग ऑन पैरानोमा म्यूजिक, अजय देवगन की जो कंपनी है। जाएं, अपना प्यार दिखाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब लोग इस पर रील्स बनाएं। ज्यादा व्यू और लाइक अगर आपको मिलते हैं तो मे बी यू कैन विन सम प्राइजेस भी हैं गाइस, बहुत सारे। बट पॉडकास्ट कंप्लीट होने के बाद जाइए, क्योंकि उसको भी उतना ही प्यार दीजिए, फिर आप बीच बीच में स्विच नहीं कर। बिल्कुल होने वाला है कंप्लीट अभी। नहीं, कंप्लीट तो होने वाला है, उससे पहले एक दो किस्से और हैं। तो आदित्य के जो आपने बताया वहां तक, उसके बाद क्या हुआ, वो ठीक हुआ वहां से? हाँ, वो उसी वक्त जिसको कहते हैं ना कि एकदम तुरंत रूप से उसका असर दिखना शुरू हुआ। तो ये मतलब मैंने कुछ किया ये नहीं है, और ये कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूं मैं किसी को, ये बजरंगबली है, ये उनका प्रताप है। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे पाप का वो प्रकोप है, तो बजरंगबली का ये प्रताप है। उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता बजरंगबली को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जो हम कभी मल्टीवर्स की भी बात करेंगे तो वहां बजरंगबली, काकभूषण जी कैसे है, क्या है, इन सब बातों के बारे में तो पब्लिक, ये वो एक नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट होगा। आज तो सिर्फ नील सिवाल से मिले हैं और उनके आसपास क्या चीजें बिखरी हुई हैं, तो वो हमने आपको बताने की कोशिश की। नहीं, डेफिनेटली वो चीज भी जानेंगे। और उस पर मैं ये कहूंगा कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब इसका है, और इधर उधर जो बिखरा है सब इसका है। और जितनी बार मैं टूटा हूं वो टूटा है, और यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र जो विद्यमान है वो सिर्फ इसका है, यानी इनका है। TGL टॉक्स, ऑल क्रेडिट गोज। ये बस आपका प्यार है जो इतनी चीजें आप कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि नहीं, एक एक करके आपने काफी कुछ पूछा। नहीं, एक किस्सा, वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। एक किस्सा और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मतलब चाहूंगा लोग जाने, और बहुत मतलब एक जगह ना एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस आपने किया है। मुंबई अटैक्स 26/11, आप उस टाइम मुंबई में मौजूद थे, आपके सामने आप कैफे लेओपार्ड में मौजूद। मैं आपकी बात को एक फनी वे में लेके जाना चाह रहा था, बट ये जो चीज़ आपने जो मतलब ट्रिगर की है, तो यस वी शुड टॉक अबाउट दिस। तो वो भी भगवान की असीम अनुकंपा और इस प्रताप को प्रदर्शित करने वाला एक सबसे क्या कहते हैं, एक ऐसा जीवंत उदाहरण है कि जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। आज भी याद है कि साल 2008, और हम एक, उस समय मैं मॉडलिंग वगैरह भी करता था। हाँ। और क्या कहते हैं, टीवी चैनल के अंदर भी अच्छा खासा मेरा वो मैंने किया हुआ था। टीवी चैनल के साथ जुड़ने के साथ साथ इवेंट्स में साथ साथ एंकरिंग कर रहा था और कर रहा था। ठीक है, और शुरुआत, आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ मॉडल। जब शुरुआत आप कह सकते हो 2003-4 में, जब एकदम टीन एज ही था, मैं 16-17 साल का था, तब की बात बता रहा हूं। 2008 में, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगा, 2008 में 2 किस्से हुए थे। एक 13 मई का था, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट। हाँ, और वहीं उसी में नवंबर 26 तब आते आते एक ये ब्लास्ट मुंबई में। तो मैं उस टाइम जयपुर में था। और वो चीजें मैंने एक्सपीरियंस मतलब खुद देखी थी, क्योंकि मैं सिटी में हूँ। तो सिटी में मैंने चीजें देखी थी, और आप मुंबई में वो एक्सपीरियंस अपना बताइए कि आप कैफे लेओपार्ड में थे। हाँ, हम लोग कैफे लेओपार्ड में मतलब थे उस वक्त। हम आ गए थे आफ्टर पार्टी करने के लिए, हमारा फैशन शो चल रहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है। एंड देयर इज माय वन ऑफ
वेरी गुड फ्रेंड आप बोल सकते हैं, रश्मि, बंगाली है रश्मि मुखर्जी, तो वो उसका भाई और उसके हमारे वो पूरे मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, तो पूरी आप टीम समझ आपकी सकते- थी वहाँ? पूरी टीम हमारे साथ थी और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो हमारे साथ, मतलब हमें तो पता भी नहीं है कौन है, तो वी ऑल वेर पार्टिंग। और उसके बाद कुछ खाने पीने के हिसाब से और थोड़ा और मतलब एक्सप्लोर और फन करने के हिसाब से वी हैव एंटर्ड इनटू कैफे लियोपोल्ड। और मैं रश्मि के साथ, उसका भाई भी था, और क्या कहते हैं हम थे, और वहां हमने घुसते हुए हमने देखा वो मस्ती में। तो ये बात कैफे लेपर्ड की है, सेम डे हाँ सेम डे 26 नवंबर 2008। और हम कैफे लियोपार्ड में पार्टी करने के लिए एंटर किए। हमने देखा बहुत सारे विदेशी जो है मतलब फॉरेनर्स बैठे हुए हैं और भी लड़के लड़की बैठे हुए हैं। मुंबई है, नाइट लाइफ वहाँ पे आप जानते ही हो, ठीक है। और इट वाज नॉट दैट लेट, उतनी भी नाइट वो लेट नाइट नहीं हुई थी हाँ जी। वहाँ पे। तो 8 बजे के बाद लाइफ शुरू होती थी। अभी तो काफी सारी चीजें और हाँ मतलब मैंने तो दोनों चीज एक्सपीरियंस किया। कोविड बाद सिनेरियो चेंज हो चुका है, चेंज हो काफी चुका कुछ। है हाँ, काफी सारा। तो खैर मतलब कई बार चेंजेस आर फॉर गुड। गुड तो रीजंस। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब हम अंदर गए और अपना वो कर रहे थे। अचानक में इसके 2 पार्ट है कैफे लियोपार्ड के, आप देखोगे अंदर और फिर थोड़ा सा और अंदर। तो वो जो किचन एरिया साइड है वहाँ पे पार्टी वार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे बार वगैरह, मैं पीता नहीं हूँ हालांकि। और हम गए थे वहाँ जूस वूस पीने के लिए। बाकी हमारे साथ वाले सब दे ऑल वेर ड्रिंकिंग, मतलब अपने हिसाब से ड्रिंक बियर वियर सब ले रहे थे। बट स्टिल वहाँ पे हम लोग पहुंचे और अचानक में ही मतलब कुछ म्यूजिक चल रहा था। अब उस म्यूजिक के बीच में यहाँ पे आप देखो कि कई फिल्में वगैरह बनाई गई, उसमें हालांकि बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है। वहां पे आपको वो आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं और सबको मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैफे लियोपार्ड के बाहर से गोली चलाते हुए वो बाहर अंदर निकले। अच्छा। और बाहर जब हम लोग निकले तो वहां पे मंजर ऐसा था, मुझे लगा कि ये अचानक में क्या हुआ, म्यूजिक थम गया और म्यूजिक थोड़ा थोड़ा चल भी रहा था। और जब हम उस बैरियर को क्रॉस करके आगे तक आए तो देखे कि वहां पे कई लोग मतलब गिरे हुए पड़े हैं। मेरा देख के एक बार दिल उठ गया कि भाई इतने लोग मारे गए एक साथ। बाहर गया, सड़क पर भी वो मतलब ऐसे लाशें बिछी हुई है, वो प्रतीत हो रहा है। सामने से मैंने देखा कि 5-6 लोगों को ऐसे लेफ्ट कपड़े वपड़े पहने हुए, बैग वैग और हथियार ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों को जाते हुए देखा। दे वर द ओनली पीपल, वो एक ऐसा ग्रुप था जो मूव कर रहा था। बाकी ऑल वेयर लाइन पॉज हो चुका था। हाँ, रोड पे सोए हुए थे सबके सब। अब जैसे ही ये चीज थोड़ी सी शांत हुई, सभी लोग खड़े होकर उठ के मतलब इधर उधर वो बात करने लगे, भागा दौड़ी और भगदड़ मच गई। तब मुझे समझ में आया कि ये कुछ शायद मुंबई में तो गैंगवार वगैरह पहले बहुत चलते थे ना, मुझे लगा गैंगवार वगैरह कुछ हुआ है और उसका एक यहाँ इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। और अब जब तक ये चीज मैं समझ पाता, फिर जो रश्मि थी उसने मुझे बोला कि भाई अभिषेक को था देखो, तो मतलब अभिषेक कहाँ पे, देखो उसका भाई जो था। अब मैं भी उसको देखने के लिए नहीं है, तब मुझे पता चला। अच्छा, अभिषेक बाहर आ चुका था? अभिषेक बाहर आ चुका था। और कैफे लियोपार्ड के साथ साथ वहां पे बाहर और कैफे लियोपोल्ड अंदर में कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग गोली अंदर तक आके लगी। अंदर घुस के किसी ने वो उस तरह से वो फायर नहीं किया था, गेट पर से ही शायद होते। मुझे भी उतना ठीक से पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं बाहर आता और अंदर कोई रहता, बाहर जाते हुए ऑब्वियस सी बात है, और इतनी दूर तक वो ट्रैवल नहीं करते, दिखाई देते। तो तब तक देखा कि जैसे बम का जो धुआं आंसू गैस टाइप का कुछ, पूरा सिनेरियो बड़ा ही गंदा था। और वहां पे ही मैंने देखा अभिषेक भी लेटा हुआ। जाकर जस्ट मैंने उसको टर्न किया, पता चला एक गोली अभिषेक को भी लगी है। तो 1 या 2 गोली आई गैस, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। और मतलब वो बस उसने बस ये सांस अब मेरे हाथों में आखिरी सांस लिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था रश्मि को अंदर जाके मैं क्या बोलूं, बट स्टिल ये हुआ। उसको जाके मैं समझा ही रहा था। आधे घंटे के बाद, ये सब होने के बाद, अब तो तब तक तो 97 में मॉम डैड का जो रेल एक्सीडेंट हुआ, तब तक तो उतने न्यूज चैनल नहीं थे। लेकिन आज की डेट में जी न्यूज, स्टार न्यूज, एबीपी, आज तक सबसे तेज सबसे स्लो, आप जानते आंधी तूफान की तरह न्यूज चैनल हो गए हैं। अब मुंबई में ये हुआ है आतंकी हमला, ये वो पूरी दुनिया में ये न्यूज फैलने लगी। अब जब तक फैली, वहीं पे कोई कोलकाता में भी किसी ने न्यूज ट्यून की हुई थी। मम्मी का कॉल आया मेरे पास, कहाँ हो तुम, तुरंत निकलो, तुमको मेरी कसम है, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब आप जानते हैं, आपको कसम दे दी? हाँ, जो ब्लॉग की शुरुआत में ही हमने कहा था कि माँ की बोली हुई पत्थर की जो लकीर, उसको लांघने की हमारी औकात नहीं थी।
मैंने बोला मम्मी पता नहीं क्या हुआ, अभी हम सिचुएशन से उबर रहे हैं और अभी हमें कोई गोली मार देगा ऐसी कोई बात नहीं है, फ्लाइट लूंगा आऊंगा टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम दो, कसम वसम मत दो। बोला नहीं जो भी पहले, ये बात याद रखना, आओगे जिंदा नहीं मिलूंगी मैं तुमको, जो सबसे पहले फ्लाइट मिलेगी उसमें आओ। अब माँ ने बोल दिया है, माँ का वचन है, निभाना पड़ेगा। सुबह सुबह उसके रश्मि के मॉम डैड आ चुके थे और इधर से उसका जो भी करने का था मैंने भी उससे हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं मतलब उस वक्त में बहुत ज़्यादा थोड़ा इन सब मामलों में, ये जो दुनियादारी और सोशल सर्विसेज के मामलों में था, मैं शुरू से ही था, ब्लड डोनेशन एंड ऑल, बहुत तरह की चीज़ें करना वगैरह, तो सेवा भाव अलग चीज़ थी, बहुत सारे हम संस्थाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन ये इतना अंदर से जो जुड़ाव था वो नहीं था। तो मैं वहाँ से निवृत्त होकर कि भाई मुझे निकलना है, मेरी मम्मी ने कॉल कर दिया, वो बहुत ज्यादा सबको अपनी वो हो गई थी लाइफ की टेंशन की चीजें, सब लोग भाग रहे थे। अब मुझे अपनी लाइफ की टेंशन नहीं थी, मुझे मेरी मम्मी की लाइफ की टेंशन थी। वो अगर टेंशन कर लेगी, वो मुझे देखेगी नहीं जब तक कि उसके गोली लगी है क्या, बम का कोई छर्रे उसके लग गए क्या। हाँ मेरा बेटा सही है, जो भी है वो मेरे सामने है। मैं सुबह सुबह की फ्लाइट पकड़ के कोलकाता पहुंचा। अब गाली गलौज मम्मी जो दे रही है सुबह सुबह वहां पहुंचते ही, तुमको ज्यादा वो जरूरत है, आज के बाद अगर कहीं घर से निकलोगे तो हफ्ते 10 दिन तक तो ऐसे ही घर में कि जैसे कोलकाता में हुआ हो हमला। हालांकि एवरीबडी वाज लाइक यू नो कि वो इंसिडेंट से मतलब काफी कुछ हिल गया था। और ऐसे ज्यादा मतलब मुझे अप्रोप्रिएट शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर ऐसे हादसे व हदस का शिकार होकर रखे हुए थे कि उसको बयां कर पाना वो था। तो इट वाज टेरिबल। तो ये एक्सपीरियंस मतलब, तो ये जो एक्सपीरियंस था मतलब मुंबई में काफी कुछ मतलब बदल गया था उस रात को। बहुत कुछ बदला था उस रात को। और मतलब आज भी हम बहुत वो संदीप जी, हेमंत जी करकरे और ये इनके मतलब उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को। सैकड़ों जाने इसमें गई, हजारों लोग इसमें घायल हुए। कैफे लियोपोल्ड इट वाज द फर्स्ट स्पॉट जहां पर आतंकियों ने सबसे पहले उसी को टारगेट बनाया था। मतलब फायरिंग वहां से स्टार्ट हुई थी, हमसे बोनी शुरू हुई थी। और ये भी बाबा बजरंगबली का कितना बड़ा ये प्रताप था भगवान का, और ये मम्मी का किया हुआ सारे पूजा पाठ वगैरह। ये बोलते हैं ना हमारे क्या पुण्य प्रताप आड़े, यहाँ स्वर्ग वहाँ नर्क, दुनिया में यह सब कुछ यहीं आपको भोग कर जाना पड़ेगा। और ये मेरे मम्मी का, इनफैक्ट पापा का भी, आई एम रियली थैंकफुल टू माई मॉम डैड कि उन्होंने अपनी पूजा में हमें हमेशा ही आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से हम बचे। इतने बड़े आतंकी हमले में जहां इतनी जाने गई, मैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए फिर से एक बार हम सभी टीजीएल मतलब पूरा ही सब प्रार्थना करते हैं कि उन सबको, उनके परिवार ने जो समय झेला, जिनकी मौत हुई, वो बहुत कुछ झेला होगा उन लोगों ने। और ये मतलब ये फील है कि जैसे भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने ग्रह के से गजेंद्र को जिस तरह से मुक्ति दिलवाई थी, तो वो मान लीजिए कि वो उस वक्त का हमला ग्रह मगरमच्छ से कम नहीं था, और मैं किसी गजेंद्र से कम नहीं था। तो ये एक बहुत मतलब जो मुक्त इस समस्या से, और मैं जब कोलकाता पहुंचा तो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कारिक, मतलब लोगों को लगता है हाँ होगा हमला, ये वो, फ्लाइटें नहीं थी, मतलब हाँ मतलब कम्युनिकेशन पूरा वो हो गया था, ठप हो गया था, फोन में नहीं मिल रहे। मतलब मम्मी बार बार मैसेजेस कर रही है, ये तुम कहाँ हो, ये हो वो हो, लैंडलाइन से कॉल आ रहा है, मोबाइल से कॉल आ रहा है, जोधपुर से मासी कॉल कर रही है, कोलकाता से मासी कॉल कर रही है, इधर में दोस्त कॉल कर रहा है, तुम कैसे हो, ये हो वो। मतलब मेरे वो एक स्टेट ऑफ माइंड बड़ा ही डिस्टर्ब वो था। लेकिन ये चमत्कार इस बीच में भी एक देखने को मिला कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, टिकट मांगी, मिल गई, बैठा, कोलकाता पहुंच गया। मुझे ऐसे सपने जैसा लग रहा था। तो मतलब इट वॉज ऑल्सो एन एस्टॉनिशिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ की एक ऐसा विचित्र और ऐसा। और सबसे अप्रिसिएशन की बात है जो मुंबई पुलिस ने जैसे उस चीज को हैंडल किया, मुंबई पुलिस को मतलब सल्यूट है। हाँ, मुंबई पुलिस के जो कद्दावर संदीप जी और हेमंत जी करकरे, जिन्होंने उनका सामना डट कर किया, उनमें से, और फिर बाद में तो मतलब मुंबई पुलिस की काफी जो इतना वो है उन चीजों में, उनने दिखाया उस समय जो जरूरत थी मुंबई के लोगों को। बिल्कुल सिचुएशन को कैसे टैकल किया, हेड्स ऑफ है। मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सल्यूट है मेरी तरफ से, मतलब हम सब की तरफ से। वैसे तो भारतीय पुलिस हर स्टेट की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय, तो मतलब ज्यादा अच्छा काम कर रही है मुंबई पुलिस। वो जो मतलब जैसे हम अजय देवगन को देखकर या वो गूज़बम्स आते हैं ना फिल्म मेकिंग में, तो मुंबई पुलिस के लिए एक अलग तरीके की एक मन में भावनाएं हैं।
नहीं, सभी स्टेट की पुलिस इस चीज में काम कर रही है, सबके लिए एक मतलब इंस्पिरेशन हो गया था कि कैसे चीजें हैंडल करनी है। तो सब चीजें अब तो इस वक्त तो काफी पुलिस बहुत अच्छी हो चुकी है इस समय तक तो। हाँ, बहुत चीजें बदल गई। हाँ, तो आपने जो एक किस्सा शेयर किया, इतनी सारी चीजें हमारी बात हुई, तो अंत में कुछ कहना चाहेंगे टीजीएल की ऑडियंस के लिए, टीजीएल स्टूडियोज के लिए? टीजीएल स्टूडियोज के लिए मैं जैसा कि सेकंड एपिसोड में ही कि आई गेस थर्ड एपिसोड में ही पारस भाई आए थे। हाँ। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि नहीं, इट इज रियली एस्थेटिक। एंड तो इसमें तो हमारी मेहनत, हमारा प्यार है कि टीजीएल को हमने एक खूबसूरत आयाम में तब्दीली करने का प्रयास किया और आप लोगों ने बड़े ही प्यार से हाथों हाथ इस स्टूडियो को लिया, आपका प्यार बरसाया इतना। ये प्यार इसी तरह और भी कई गुना आप बरसाइए। टीजीएल टॉक्स को, टीजीएल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस एपिसोड को नहीं, सारे एपिसोड्स को देखिए। अगर आपने मिस कर दिया तो साबरी ब्रदर्स का कंट्रोवर्शियल एपिसोड हमारा रहा हुआ है, पारस भाई ने एस्ट्रोनॉमिकल कई बातें कही है, जस्सी कपूर जो कि बॉलीवुड के एक कद्दावर एक अभिनेता हैं, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे ही जो साथ में काम करने वाले हैं चंदन शर्मा, उनका पॉडकास्ट देखिए, योगी भाई है हमारे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे काफी सारा लाइनअप है, मतलब बहुत अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सबकी। बिल्कुल, लाइफ जर्नी के बारे में हमने बात किया, प्लस पर्टिकुलर कोई सेगमेंट के बारे में हमने बात की, अलग अलग फील्ड के बारे में बात की है, जो देखेंगे तो नॉलेजेबल है, प्लस एंटरटेनिंग भी, क्योंकि उनकी स्टोरीज हमने सुनी अलग अलग चीजें। आपकी स्टोरी से हमने काफी कुछ सीखा, ऑडियंस ने होप की बहुत सारी चीज जानी होगी इनके बारे में। बिल्कुल, तो आप टीजीएल स्टूडियोज को पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक अभी ही कर दीजिए। चाय बस्टर को भी सब्सक्राइब करना गाइस। नहीं तो वो पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सारी 1 दर्जन लिंक्स मिलेंगी। वो आर के क्लब है, उसमें पैनोरामा म्यूजिक का काश तू है, तो मेरे हंटर की भी उसमें वो है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे हमें टीजीएल टॉक्स को, लखन भाई को, मुझे सबको फॉलोज कीजिए कि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। पहले अगर आपने नहीं किया है तो ये हमारे मतलब बहुत सुखद एक एक्सपीरियंस होगा कि टीजीएल स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए, इन सारे कंटेंट्स को देखिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, दोस्त यार जितने हैं उन सब से। कमेंट्स में बताइए क्या कमियां हैं जिनको हम पूरी कर सकते हैं। हाँ। कमेंट्स में लखन भाई को बताइए, सजेशंस दीजिए कि क्या आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम वही चीज आप तक लेकर आएंगे जो आपकी डिमांड होगी। जैसे लखन भाई ने आज हमें लेकर आए क्योंकि आपने चाय बस्टर की डिमांड की थी, तो अब इस पॉडकास्ट के बाद मैं चाय की डिमांड जरूर करूंगा। और एक फनी वे में जो चीज घुमाने की थी वो मैं बताना चाह रहा था, और कई लोग मुझे बोलते हैं यार बड़े फिट रहते हो, ये रहते हो, ऐसी कोई बातें नहीं है, बहुत सारी अंदर की प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ। ठीक है, जो मैं अभी ऑन स्क्रीन बताकर लोगों का मूड नहीं खराब करना चाहता, लेकिन हाँ, मैं दिन में एक वक्त खाकर एक वक्त की जो एक वक्त खाना खाता हूँ, तो उसकी वजह से वी आर इन फिल्म मेकिंग, तो थोड़ी सी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं थोड़ा बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ क्योंकि डायरेक्शन फील्ड में हूँ, आप तो मैं आपको इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी लेकर आऊंगा, और आपके अंदर का जो भी आप जिसकी बात नहीं करना चाह रहे हो वो गलाऊंगा, वो एक अलग मैटर है, उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे गंभीरता से। लेकिन मैं दिन में एक वक्त खाने वाला आदमी, रात को 11:30 बज रही है, दया करो यार, अपने को खाना वाना भी खाना है। नहीं इसके बाद बस तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि टीजीएल टॉक्स को सब्सक्राइब करें, टीजीएल स्टूडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्र दोस्त यार सभी को देखें। क्या आपको अच्छा लग रहा है, फिर से बता रहा हूं, आप बताएं सजेशंस में, और बाकी तो अप टू यू। ओवर टू लखन भाई। थैंक यू सो मच नील, आपका आने के लिए पॉडकास्ट में, और आपका धन्यवाद लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि टीजीएल ऑडियंस चाह रही थी, काफी दिन से बात हो रही थी। डिमांड नहीं, हमने प्यार, उनका वो प्यार है, हम अपने दर्शकों का प्यार हमेशा। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीजीएल टॉक्स का भी। तो गाइज फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। जब तक सब्सक्राइब करिए टीजीएल स्टूडियोज, और हाँ, कमेंट जरूर करिए आज के पॉडकास्ट के बारे में, और हमें बताइए क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, दोनों ही हम उस चीज को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।